हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद एच एम अवस्थी में। तो हम आपका चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने आपको बताया था कैसे एनिमल्स के अलग अलग तरह के फूड होते हैं और कैसे एनिमल्स अपना भोजन लेते हैं। और इस आधार पर एनिमल्स को कई टाइप्स में डिवाइड भी किया गया है भाई, कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स वो होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को अपने भोजन के रूप में काम में लेते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। जबकि हर्बीवोर्स कौन से होते हैं, जो ऐसे एनिमल्स जो क्या करेंगे, केवल प्लांट्स को अपने भोजन के रूप में काम में लेते हैं। और जो एनिमल्स हैं उनके अंदर जो मुख्य एनिमल्स के बारे में हम बात करेंगे वो है ह्यूमन। ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने बात स्टार्ट भी कर दी थी, उसमें कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस भी कर लिए थे। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट हमने जो डिस्कस किया था पॉइंट, वो ये था कि किस तरह से जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो किन किन चीज़ों से मिलकर के बनती है। तो उसमें हमने देखा था कि एलिमेंट्री जो कैनाल है वो बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम और एनस, इस तरह से इन चीज़ों से मिलकर के 6 जो हैं इसके कंपोनेंट होते हैं। किसके? एलिमेंट्री कैनाल के। इसमें हमने देखा था नंबर 1 ये बक्कल कैविटी, 2 फूड पाइप, और फूड पाइप का ही दूसरा नाम क्या होता है? ईसोफेगस। फिर है तीसरे नंबर पर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन रेक्टम एंड लास्ट इज एनस। तो ये 6 जो है पार्ट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के। एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ जो भोजन को डाइजेस्ट करने के काम में आते हैं 2 ग्लैंड्स भी हमारा इसमें जो ग्लैंड्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं भोजन के डाइजेशन में। और वो ग्लैंड्स अगर हम बात करें तो किस तरह से, देखिए हमने देखा था कि एक तो वो लिवर ग्लैंड होती है, एक अपनी पैंक्रियाज ग्लैंड होती है, ये भी इसमें शामिल होती है डाइजेशन के काम में। और इन ग्लैंड्स को भी अगर इसमें शामिल कर लिया जाए एलिमेंट्री कैनाल के साथ तो उसको बोल देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हम बात कर चुके हैं किस तरह से ये जो ग्लैंड हैं, ये देखिए सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैंक्रियाज, ये 3 और अगर मिल जाए किसके साथ? एलिमेंट्री कैनाल के साथ, तो वो बन जाएगा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि ये सब मिलकर के भोजन को डाइजेस्ट करेंगे। अब भोजन डाइजेस्ट तो जब होगा जब उसको हम भोजन को अंदर लेंगे, मुंह के अंदर जाएगा तभी तो डाइजेस्ट होगा। तो डाइजेशन जब स्टार्ट होता है, डाइजेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसको शुरुआत से ही लेते हैं कि सबसे पहले भोजन कहाँ गया? बक्कल कैविटी में। इसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। बक्कल कैविटी में क्या काम होता है वहाँ पर कि उसको टीथ की सहायता से पहले उसको ग्राइंड किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, फिर सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा उसमें सलाइवा मिक्स की जाती है, और सलाइवा मिक्स होने के बाद फिर वो चलता है आगे ईसोफेगस में, और ईसोफेगस के बाद वो पहुंच जाएगा आपके स्टमक के अंदर। तो आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि स्टमक के अंदर जब भोजन पहुंचता है तो वहाँ पर क्या होगा। भोजन ये आ रहा है, यहाँ से चल करके आ रहा है, उस दिन भी बात की थी हमने, ये इस तरह से इसमें चल के आ रहा है और ये आ गया आपके स्टमक के अंदर, भोजन आ चुका है। अब इस भोजन का क्या होगा स्टमक के अंदर। उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि टीथ जो थे, मैं आपको कहा भी था कि आप चेक करना कि आपके कितने प्रकार के टीथ हैं। तो हमारे जो मनुष्य होता है, ह्यूमन जो होता है, उसमें 4 टाइप्स के टीथ मिलेंगे। और मैंने ये भी कहा था आपको, ये जो टेबल थी इसमें आपको इसको कंप्लीट करके लेके आना है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि लोअर जा और अपर जा, 2 जा होते हैं अपने, निचला जबड़ा और ऊपर का जबड़ा, ऊपरी जबड़ा। निचले जबड़े लोअर जा, ऊपरी जबड़ा मतलब अपर जा। तो लोअर जा की अगर बात करें तो कटिंग और बाइटिंग के लिए जो टीथ होते हैं, भोजन को काटने के लिए कौन कौन से टीथ होंगे, कितने होते हैं वो?
तो जो भोजन को जो काटने का काम करते हैं वो टीथ कहलाते हैं इंसाइजर। उन टीथ को क्या बोलेंगे? इंसाइजर। उनकी जो जो नंबर होता है वो 4 होता है। 4 4 लोअर जा में और 4 ही अपर जा में टीथ होंगे। पियर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ, ये जो होती है इनकी जो नंबर होता है वो 2 होता है। 2 तो ये इंसाइजर बिल्कुल सामने वाले जो ये 4 दांत हैं आपके सामने, बिल्कुल जब आप हंसते हैं जो दिखते हैं ना वो इंसाइजर होते हैं। ये 4 ऊपर और 4 नीचे, तो ये कितने हो गए? 8 ये हो गए। पियर्सिंग और टीयरिंग मतलब चीरने फाड़ने का, जो जब आप गन्ना खाते हैं तो जिस समय आप जिस टीथ को काम में लेते हैं वो पियर्सिंग और टीयरिंग वाला टीथ होगा, उसका नाम होता है कैनाइन, उसको बोलेंगे कैनाइन। तो ये कैनाइन की जो संख्या होती है बच्चों वो कितनी होती है? 2 दोनों में, ये 2 ऊपर और 2 नीचे, इस तरह से। उसके बाद जो तीसरे नंबर का है, वैसे 4 टाइप्स हैं, लेकिन जो तीसरा और चौथा टाइप है उनका एक जैसा काम होने के कारण एक जैसा वो काम करेंगे, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? उनको एक साथ यहाँ लिख दिया है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ। तो इनकी अगर हम नंबर की बात करें, संख्या की बात करें बच्चों, तो वो जो होती है ये होगी आपकी, देखो मैं बता दूँ आपको, 4 + 6, 4 + 6, ऐसे ही 4 + 6 यानी कि 10। 4 + 6 का मतलब 4 तो होंगे आपके प्रीमोलर और 6 होंगे मोलर। ऐसे ही लोअर जा में 4 प्रीमोलर और 6 मोलर। तो 4 टाइप्स के एक टीथ हो गए आपके। इनका नंबर कितना था? 4 4 2 2। तो आप टोटल कर लीजिए, 32 आ जाएंगे ये। 4 2 6 6 4 10 10 6 16। 16 + 16 दोनों में ऊपर और नीचे कितने हो जाएंगे? 32। इस तरह से हमारी ये व्यवस्था दांतों की होती है। तो ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो 4 टाइप्स के हमारे पास क्या हो गए? टीथ हो गए। 4 टाइप्स कौन कौन से हुए वापस देख लीजिए। एक तो होते हैं इंसाइजर, दूसरे हो गए कैनाइन हो गए। तीसरे कौन से हो गए? प्रीमोलर हो गए भाई। और चौथे हो गए आपके मोलर। नंबर अगर बात करें, संख्या की बात करें, तो जो इंसाइजर होंगे दोनों जबड़ों में मिलाकर, अपर और लोअर जा में अगर हम देखें टोटल अगर करें तो ये होते हैं 8। ऐसे कैनाइन जो होंगे दोनों में मिलाकर के 4। ऐसे ही जो प्री मोलर होंगे दोनों मिलाकर के 8, और मोलर जो होंगे दोनों मिलाकर के वो होंगे 12। कुल मिलाकर ये आपके हो गए 32। अंडरस्टूड? अब चलते हैं आगे। अब बात करेंगे हम जो भोजन है अपना, वो जब स्टमक में पहुंच गया तो उसका क्या होने वाला है। स्टमक में क्या होगा देखिए आप। सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, किस तरह से मीठा खाने से दांत खराब हो जाते हैं। तो मीठा नहीं खाना चाहिए ज़्यादा, और मीठा खाने से क्या हो जाते हैं? दांत खराब हो जाते हैं। उसमें बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारी जो एनेमल होती है, जो वाइट जो हमको दिखाई देता है, सबसे मजबूत पार्ट हमारे ये शरीर का होता है, उसको भी क्या कर देते हैं, ये गिराने लग जाते हैं, और दांत जो है वो ख़राब हो जाते हैं, टूट करके गिरने लग जाते हैं ज़्यादा मीठा खाने से और भंजन नहीं करने के कारण, ब्रश नहीं करने के कारण। अब पहुंच गया भोजन कहाँ? स्टमक के अंदर। तो स्टमक में जब पहुंचा भोजन, स्टमक के अंदर जब भोजन पहुंचा तो वहाँ पर क्या होता है? मान लीजिए स्टमक है आपका, स्टमक में जब भोजन पहुंच जाएगा तो क्या होगा? तो द स्टमक इज जे थिक वॉल्ड बैग, एक मोटी दीवार का बना हुआ एक थैला होता है। इट्स शेप इज लाइक
फ्लैटेंड जे। इसकी शेप कैसी होती है, जैसे कोई जे है, चपटा जे के आकार का ये होता है। आप देख सकते हैं यहाँ, ये देखिए आप, आपको दिखाते हैं अभी, ये देखिए आप, ये है स्टमक आपका। तो इस तरह से जे की तरह ये बना हुआ है, जैसे कोई फ्लैट क्या हुआ है, एक जे पड़ा हुआ है, इस तरह से क्या बन गया, जे बन गया, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये बात है, तो ये आपका स्टमक है, यू कैन सी। आप देखिए क्या होता है स्टमक में। The stomach is a thick walled shape, is like a flattened J, and it is the widest part of the alimentary canal। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा भाग है ये। और इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप। इसमें भोजन कहाँ से आएगा, फूड पाइप से आएगा। एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड। मतलब एक तरफ से कहाँ से आ गया भोजन, यहाँ से फूड पाइप से भोजन इसमें अंदर आ गया, और दूसरी सब तरफ ये किधर चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, इस तरह से। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड। दूसरी तरफ ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन हो जाता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स म्यूकस। अब ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट आ गया कि जो स्टमक होता है, जो स्टमक है आपका बच्चों, ये जो स्टमक आप देख रहे हो, ये इसकी जो दीवार है, यानी कि ये जो दीवार है, इससे क्या निकलेगा, एक तो निकलता है म्यूकस। क्या पदार्थ निकालेगा ये, म्यूकस निकालेगा, प्लस दूसरी चीज़ निकलेगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। तो तीन चीज़ें यहाँ पर निकल रही हैं, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। तीन चीज़ें निकली, कौन कौन सी, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको कि स्टमक में कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं और ये क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि इन्हीं से क्या होगा, डाइजेशन का काम होने वाला है। डाइजेशन में ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। तो म्यूकस का काम आ गया। तो म्यूकस तो क्या करेगा कि ये स्टमक की जो दीवार है उसकी रक्षा करेगा। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया। और एसिड का काम क्या है, वो बहुत सारे बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। अलॉन्ग विद द फूड, जो भोजन के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया आपके आ गए हैं, उनको कौन मारेगा, ये एसिड जो है इनको समाप्त कर देगा। तो म्यूकस तो क्या करेगा, वैसे रक्षा करेगा। एसिड निकलेगा तो एसिड हो सकता है उस दीवार को, स्टमक की दीवार को, वाल को क्या कर दे, खराब कर दे, नष्ट कर दे। तो उसको बचाने का काम किसका है, म्यूकस का। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो निकला है, इसका काम क्या है, ये बहुत सारे बैक्टीरियाज को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, जो कहाँ से आए, भोजन के साथ आए थे। जो भोजन करते हैं तो कोई देखते थोड़ी हैं हम कि भाई क्या खा रहे हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया साथ में चले जाते हैं, वो दिखाई भी नहीं देते हैं। तो उनको कौन ख़त्म करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हो गया दोनों का काम। तीसरी चीज़ है डाइजेस्टिव जूस। तो नाम में से ही पता लग रहा है इसका काम क्या है, डाइजेशन का। यानी कि भोजन जो आया है आपका, फूड जो है, फूड पार्टिकल्स, उसको क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी कि डाइजेशन का काम डाइजेस्टिव जूस के द्वारा किया जाएगा। तो द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प्स इन डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। तो ये जो मीडियम है स्टमक का, वो एसिडिक हो जाएगा, किस कारण से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण। दूसरा काम ये हो गया। इससे क्या फ़ायदा होगा एसिडिक होने से, ये जो डाइजेस्टिव जूस है वो काम करने लग जाएगा। इसका मतलब जब तक स्टमक में एसिड नहीं होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं आएगा, जब तक ये डाइजेस्टिव जूस काम नहीं करेगा, डाइजेशन का काम नहीं करेगा, चुपचाप बैठा रहेगा। ये कब काम करेगा, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड आएगा स्टमक के अंदर, यानी कि जो वहाँ का वातावरण है कैसा हो जाएगा,
एसिडिक हो जाएगा, उसमें एसिड आ जाएगा तो ही ये काम करेगा। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस। और डाइजेस्टिव जूस क्या करेगा बच्चों, जो प्रोटीन है हमारे भोजन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कंपोनेंट्स और फूड आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे भी शुरुआत में हमने देखा था कि फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये हमारे फूड के क्या हैं, मुख्य कंपोनेंट हैं जिनका डाइजेशन होना होता है। और बाकी जो विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, उनके डाइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं, उनको हमारी बॉडी डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इन 3 जो चीज़ें हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, इन तीनों का डाइजेशन होना ज़रूरी है। तो यहाँ जो स्टमक है, यहाँ पर किसका डाइजेशन हो जाएगा, प्रोटीन का डाइजेशन हो जाएगा। इससे पहले जो स्टार्च था, जो कार्बोहाइड्रेट था, उसका डाइजेशन स्टार्ट हो गया था मुंह के अंदर, बक्कल कैविटी के अंदर ही थोड़ा बहुत डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है अपना, हल्का फुल्का जो स्टार्च है वो ग्लूकोज में चेंज हो जाती है। इसके बाद आता है कि अब भोजन यहाँ से जो प्रोटीन है वो उसका डाइजेशन स्टार्ट हो गया, सिंपलर सब्सटेंस में प्रोटीन बदल चुकी है। अब भोजन कहाँ पहुँचेगा बच्चों, फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसकी खास बात क्या है कि द स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन आप देख रहे हो बच्चों, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कॉइल्ड एंड इज़ अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। 7.5 मीटर लंबी हो सकती है, 7.5 मीटर लॉन्ग हो सकती है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। नाम स्मॉल है लेकिन होती बहुत बड़ी है, बहुत लॉन्ग होती है, बहुत लेंथ इसकी बहुत ज़्यादा होती है। नाम में नहीं जाना है बिल्कुल भी, नाम तो ऐसा लिखा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन कि भाई छोटी सी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सबसे लंबा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। कितनी, 7.5 मीटर। एक व्यक्ति की अगर हम देखें तो 2 मीटर से ज़्यादा हाइट नहीं होती, बहुत कम चांस होते हैं कि कोई व्यक्ति जो है, कोई पर्सन जो है, कोई ह्यूमन 2 मीटर से ज़्यादा हाइट लंबी उसकी हो। 2 मीटर का मतलब होता है लगभग 6 फुट। 6 फीट के बहुत कम मिलते हैं, इससे 6.5 7 फीट तक की हो सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। तो कुल मिला के बात यह है कि, और ये जबकि हमारी एलिमेंट्री कैनाल कितनी है, 7.5 मीटर, और मैं कह रहा हूँ 2 मीटर से ज़्यादा लंबाई नहीं होती किसी व्यक्ति की। तो ये कहाँ आती होगी, तो ये इसीलिए क्या रहती है, ऐसे मुड़ी हुई अवस्था में, कॉइल्ड अवस्था में पड़ी हुई रहती है, जिससे वो 7 मीटर आराम से इसमें आ जाती है। उस जगह पर आप देख सकते हैं, आपको वापस आपको दिखा देते हैं उसे हम, किस तरह से वो कॉइल्ड होती है। ये देखिए आप, किस तरह से कॉइल्ड होती है, देखिए आप, देखें आप, ये देखो आप, ये किस तरह से ये कॉइल्ड है। देखिए कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये देखिए किस तरह से ये कॉइल्ड है कि नहीं, कॉइल्ड। तो इस तरह से ये मुड़ी हुई अवस्था में रहती है, कॉइल्ड रहती है, जिससे कि ये 7.5 मीटर लंबी आराम से इस छोटी सी जगह में आ जाती है। अंडरस्टूड, समझ गए आप बात को, इस तरह से ये पड़ी हुई रहती है। अब क्या होता है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी देख लेंगे, क्या दिक्कत है अपन को, अपन के कौन से पैसे लग रहे हैं इसमें, आराम से देख लेते हैं क्या होगा यहाँ पर। देखिए, तो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कॉइल्ड एंड अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। इट रिसीव्स सीक्रेशंस फ्रॉम द लीवर। तो इसमें क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लीवर से जो निकलेगा, जिसको हम बाइल बोलेंगे, बाइल जूस, उसको वो कहाँ पहुँचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो पैंक्रियाज ग्लैंड है, उससे जो जूस निकलेगा वो भी कहाँ पहुँचेगा, इट्स वॉल ऑल्सो सीक्रेट्स जूस, वो भी यहीं पहुँचेगा, कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इसकी जो खुद है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इससे भी कुछ पदार्थ बाहर निकलते हैं, जूस बाहर निकलता है, रस बाहर निकलता है, जो कि डाइजेशन का काम करता है। तो द लीवर इज़ ए रेडिश ब्राउन। लीवर क्या होता है, लीवर क्या होता है, एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड होती है, जो कि कहाँ पर होती है, अपर पार्ट ऑफ द एब्डमन। एब्डमन का जो अपर पार्ट है, ऊपरी भाग में होती है, स्टमक के ऊपर होती है, ये स्टमक के पास होती है, राइट साइड। इट इज़ द
राइट साइड में। कहाँ होगी? पेट के अंदर कहाँ होगी? राइट साइड में होगी, ऊपर की तरफ। तो और लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, और हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ये क्या होती है? ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और क्या निकलता है इससे? इट सीक्रेट्स बाइल जूस। तो आपसे कोई पूछे भाई लीवर से क्या निकलेगा, तो लीवर से निकलता है बाइल जूस बच्चों। दैट इज स्टोर्ड इन सैक, और एक थैले के अंदर ये इकट्ठा होता रहता है। क्या? बाइल। तो बाइल जहाँ इकट्ठा होगा उस जगह का क्या नाम है? गाल ब्लैडर। ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके, पीछे आएंगे जब आप देखोगे। तो नंबर 1 बात कि लीवर जो होता है रेडिश ब्राउन होता है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? लीवर। और लीवर से कौन सा पदार्थ निकलता है बाहर? बाइल। बाइल कहाँ पर इकट्ठा होता है? गाल ब्लैडर के अंदर। तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। द बाइल प्लेज, बाइल का काम क्या है? एन इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो बाइल किसको पचाएगा? किसका डाइजेशन करेगा? फैट्स का। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ हुआ था? स्टमक में। फैट का कहाँ हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। द पेंक्रियाज इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड। पेंक्रियाज दूसरी ग्लैंड कौन सी है? पेंक्रियाज क्रीम कलर की ग्लैंड होती है, जो कहाँ होती है? जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के जस्ट नीचे होती है। और इससे जो जूस निकलेगा उसका नाम क्या है? पैंक्रियाटिक जूस। और इसका काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों को, ये क्या करेगा? जो पैंक्रियाटिक जूस है वो तीनों पर एक्ट करता है, तीनों का डाइजेशन करता है। तीनों कौन? तीन वही जिनका डाइजेशन होना है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ये तीनों के ऊपर क्या करेगा? अपना काम करता है। और इन तीनों को किस में बदल देगा? सिंपलर फॉर्म में, सरल पदार्थों में बदल देगा, मतलब छोटे टुकड़ों में बदल देगा, ऐसे समझिए आप। कौन? पैंक्रियाटिक जूस। तो क्या सीखे आप? सबसे पहले मैं वापस रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहले भोजन आया मुंह में, मुंह में बक्कल कैविटी में। उसमें क्या काम होने हैं? 3 काम होने, दो तीन काम होंगे। नंबर 1, सबसे पहले से उसको दांतों की सहायता से च्युई किया जाएगा, चबाया जाएगा, जिससे वो छोटे टुकड़ों में बदलेगा। दूसरी तरफ फिर दूसरा काम क्या होगा? जो सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा सलाइवा का जो है वो मिक्स किया जाएगा, सलाइवा निकाला जाएगा और वो मिक्स हो जाएगा भोजन में। मिक्स करवाएगा कौन? अपनी टंग। इस काम को कौन करती है? टंग करती है। जीभ जो है वो भोजन में सलाइवा मिलाने का काम करती है। फिर इससे सलाइवा के अंदर भी क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। वो क्या करेंगे? सलाइवा में जो स्टार्च है उसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। फिर भोजन कहाँ जाएगा? ईसोफेगस से होते हुए कहाँ पहुँच जाएगा बच्चों? स्टमक में। स्टमक में जो 3 चीज़ें निकलेंगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा, म्यूकस निकलेगा, और एक चीज़ और निकलेगी, गैस्ट्रिक जूस जिसको बोलते हैं हम, वो निकलेगा। और ये तीनों क्या करेंगे? तीनों का अपना अपना काम है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो बैक्टीरिया को मारेगा, प्लस वातावरण को एसिडिक बनाएगा, जिससे जो डाइजेस्टिव जूस है वो अपना काम स्टार्ट कर देगा। और म्यूकस क्या करेगा? जो स्टमक है उसकी दीवारों की, या स्टमक की जो दीवारें हैं उसको क्या करेगा? वो रक्षा करेगा, उनको टूटने से बचाएगा। ये सारे काम हो गए। फिर उसका वहाँ पर डाइजेशन भी होगा प्रोटीन का। फिर आ गया भोजन, कहाँ आ गया? फिर आ गया अपना भोजन स्टमक से सीधा आ गया कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? आपने देखा कि पेंक्रियाज और जो लीवर है उससे जूस निकलेंगे, पदार्थ निकलेंगे। लीवर से बाइल निकलेगा, बाइल पहुँचेगा वहाँ पर, और वो बाइल कहाँ पर इकट्ठा होता रहता है? गाल ब्लैडर में। ये प्लस दूसरी चीज़ जो पैंक्रियाटिक जूस है वो भी वहाँ पहुँच जाएगा। कुल मिलाकर ये सब जब पहुँच जाएंगे तो तीनों चीज़ों का वहाँ पर डाइजेशन हो जाएगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। अब चलते हैं आगे। अब भोजन यहाँ से कहाँ जाएगा? नीचे पहुँचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन। कुल मिलाकर बात है डाइजेशन स्टार्ट बक्कल कैविटी में होगा और कंप्लीट कहाँ हो जाएगा? इंटेस्टाइन के अंदर। भोजन का जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, वेयर द कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। पूरी तरह से डाइजेशन हो जाएगा। फिर ये यहाँ से डाइजेशन होने के बाद क्या होगा कि जो काम की चीज़ें हैं उनको हमारी बॉडी जो है वो ब्लड में क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है भैया। किसको? कार्बोहाइड्रेट को।
कार्बोहाइड्रेट गेट्स ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर। तो यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है लास्ट में किस में चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। कार्बोहाइड्रेट जो है लास्ट में छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, किस में बदल जाएगा, ग्लूकोज। और ग्लूकोज को क्या करेगा, हमारी बॉडी में चला जाएगा। ग्लूकोज हमारी बॉडी में पहुँच जाता है डायरेक्ट। कहते हैं ना कोई नहीं ऐसा ग्लूकोन डी जैसा। आपने सुना भी होगा कि जब कई बार जब कोई जो धावक वगैरह होते हैं, जो दौड़ते हैं, जो मेहनत का काम करते हैं और थक जाते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब भोजन एकदम एनर्जी की कमी हो जाती है, तो क्या हो जाता है, वो क्या करते हैं, ग्लूकोज देते हैं, वो ग्लूकोज चढ़ाते हैं, ग्लूकोज को मिला करके वो पी लेते हैं जी। क्यों क्यों भाई, ग्लूकोज देने से क्या हुआ, क्योंकि उसके डाइजेशन की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट बॉडी में जाता है ग्लूकोज, उसको डाइजेशन करने की आवश्यकता नहीं और तुरंत एनर्जी मिल जाती है। और जो फैट्स हैं वो किस में चेंज होंगे, वो चेंज होंगे बच्चों फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये दो पदार्थों में चेंज हो जाएंगे वो लास्ट में। फिर इनको इन दोनों, ये दोनों भी कहाँ चले जाएंगे, हमारी बॉडी में चले जाएंगे। फिर तीसरी चीज़ है प्रोटीन। प्रोटीन किस में चेंज हो जाएगी, एमिनो एसिड में। और ये अमीनो एसिड है, ये भी कहाँ चला जाएगा, बॉडी में। कुल मिलाकर क्या समझे आप बात को, कि ये कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट बॉडी में नहीं पहुँच सकता, फैट नहीं पहुँच सकता, और आपका प्रोटीन डायरेक्ट नहीं पहुँच सकता बॉडी के अंदर। इसीलिए उनको क्या करना पड़ता है, पहले दूसरे पदार्थों में चेंज किया जाता है, छोटे सिंपल पदार्थों में उनको चेंज किया जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदला जाएगा और ग्लूकोज बॉडी में पहुंच जाएगा। फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदला जाएगा, जो कि बॉडी में पहुंच जाएगी। और प्रोटीन अमीनो एसिड में चेंज हो जाएगी, जो कि बॉडी में पहुंच। कुल मिलाकर ये बात है, इस तरह से यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब काम की चीज़ों का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। मैं अभी बात कर चुका हूँ इसके बारे में, एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये एब्जॉर्प्शन का काम जो है, बॉडी के अंदर जो ये काम की चीज़ें पहुँच रही हैं, ब्लड में पहुँच रही हैं, इसको एब्जॉर्प्शन या एसिमिलेशन के नाम से जाना जाता है। ये काम भी कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होगा। द डाइजेशन digested food can now pass into the blood vessels in the walls of the intestine. This process is called absorption. एब्जॉर्प्शन किसको कहेंगे, कि जो भोजन का डाइजेशन हो गया है, यानी कि डाइजेस्ट जो फूड है वो नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स, कहाँ पहुँच जाएगा, ब्लड वेसल्स के अंदर पहुँच जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन कहेंगे। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटर ग्रोथ। और जो इनर वॉल होती है किसकी इनर वॉल, स्मॉल इंटेस्टाइन की, उस पर बहुत सारे उंगली जैसी बहुत सारी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। इन उंगली जैसी स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है विल्ली। क्या बोलेंगे इनको, विल्ली। बहुत सारी होती हैं, एक को क्या बोलेंगे, विलस। तो ये उंगली जैसे इस तरह से ये क्यों होती हैं, इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेशन होगा। ये अगर ये सीधी होती तो भोजन इस जगह पे एब्जॉर्प्शन होता। अब ये ऐसे मुड़ गई तो कम जगह में बहुत सारा होगा कि नहीं होगा, यहाँ भी 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 होगा, इधर। तो क्या होगा, जो सरफेस एरिया है एब्जॉर्प्शन के लिए वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है, ये जो उंगली जैसे प्रवर्ध आपको दिखाई दे रहे हैं किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, दीज आर कॉल्ड विली। ये VILLI, दीज आर कॉल्ड विली। और एक है तो एक को क्या बोलेंगे, विलस। तो ये बात होती है, ये क्यों होते हैं, इनकी वजह से क्या हो जाता है कि द विली, इससे पूछा जा सकता है आपसे भाई विली का क्या फ़ायदा है, तो विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। ईच विलस हैज ए नेटवर्क ऑफ थिन स्मॉल ब्लड वेसल्स। और प्रत्येक विलस के अंदर जो एक विलस ही हो गया, दूसरा ही हो गया, इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती, बहुत सारा ब्लड होता है बहुत बड़ी मात्रा में। और यहाँ पर भोजन क्या होता जाएगा, एब्जॉर्ब ब्लड के अंदर होता चला जाएगा, क्लोज टू इट्स सरफेस। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। तो जो सरफेस ऑफ विली है वो क्या करेगी, डाइजेस्टेड फूड को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। अब ये जो एब्जॉर्ब फूड है, जो भोजन अब कहाँ पहुँच गया, ब्लड में पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया, ब्लड में पहुँच
गया या विली के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया गया। अब क्या होगा, अब इस भोजन का क्या होगा, यहाँ से विली से ये भोजन कहाँ जाएगा, एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड, मतलब भेज दिए जाएंगे, ट्रांसपोर्ट कर देंगे कहाँ, ब्लड की सहायता से कहाँ पर, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, शरीर के विभिन्न भागों में, उंगली में, नाक में, कान में, सब जगह वो भाव भोजन को भेज दिया जाता है, किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। और फिर वहाँ पर इसको काम में ले लिया जाता है, तरह तरह की चीज़ें इनसे बना ली जाती हैं। इसको बोलेंगे हम, किसको, यहाँ से, द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर they are used to build complex substance as the proteins, अलग अलग सब्सटेंस बना ली जाएंगे जैसे प्रोटीन्स। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इसको क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन किसको बोला, विली से या स्मॉल इंटेस्टाइन से भोजन का विभिन्न पार्ट में, बॉडी के विभिन्न पार्ट्स में पहुंचना और वहां पर उनको अलग अलग पदार्थों में बदला जाना, काम काम के पदार्थों में, ये क्या कहलाएगा, एसिमिलेशन। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। सेल्स के अंदर ग्लूकोज को किस में तोड़ दिया जाता है, ऑक्सीजन की सहायता से तोड़ दिया जाएगा, किस में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर में और एनर्जी में। तो यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है जिसको किस डाइजेशन होकर क्या बना था वो लास्ट में, ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज से क्या मिलेगी हमको, एनर्जी मिलेगी। ये ग्लूकोज देता है हमको एनर्जी। द फूड, और बाकी चीज़ें इकट्ठी कर ली जाती हैं बॉडी में। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड। अब जो भोजन, ये तो है नहीं कि आपने पॉलीथीन प्लास्टिक खा गए तो उसको भी हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, वो तो ना डाइजेस्ट होगा, उसका कुछ नहीं होगा। तो उसका क्या होगा, ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हुई हैं, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जिनका डाइजेशन नहीं हुआ है, वो कहाँ जाएंगे, अब वो अनएब्जॉर्ब होंगे, उनको एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा, बॉडी में के अंदर नहीं लिया जाएगा, इनको भेज दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ भेज दिया जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। वहाँ पर क्या होगा, द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए, लार्ज इंटेस्टाइन बाद में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही बहुत है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन को, क्योंकि फिर काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, जो देखने में भी दिक्कत होती है, परेशान हो जाते हैं बच्चे। तो ज़्यादा लंबी वीडियो ना बनाते हुए जो आज पढ़ाया है हमने उसको आप गौर से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। एक एक चीज़ को जो मैंने इंपॉर्टेंट बताई उनको लिखेंगे, जिससे कि आपको वो चीज़ें याद रह जाएं। तो आज हमने ज़्यादा नहीं किया, केवल 2 पार्ट्स हमने किए। एक तो स्टमक, तो स्टमक के अंदर क्या क्या होता है वो आपको पढ़ना है, इसमें से देखना है वीडियो और फिर नोट्स बनाने हैं। और दूसरी चीज़ हमने क्या किया, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ें हमको इसमें आज आप इस वीडियो में देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका क्या होगा, और इस चैप्टर में जो बाकी की चीज़ें उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।